हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्क इफ़ेक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ज़ीमान इफ़ेक्ट की बात की थी। तो स्टार्क इफ़ेक्ट क्या होता है भाई? जैसे हम जानते हैं, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलती है? 4 सीरीज़ यहाँ पर मिलती है। जब आपका ट्रांजेक्शन हायर एनर्जी लेवल से आपका ट्रांजेक्शन होता है n बराबर 1 में, मतलब n बराबर 2, 3, 4 से ट्रांजेक्शन होता है तो हमें यहाँ पर लाइमन सीरीज़ मिलती है। और जब आपका n बराबर 3, 4, 5 इनसे जब आपका ट्रांजेक्शन होता है n बराबर 2 में, तो हमें यहाँ पर जो है बाल्मर सीरीज़ मिलती है। तो यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट इस बाल्मर सीरीज़ से ही रिलेटेड है। यहाँ पर यह पाया गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हम इस बाल्मर सीरीज़ की बात करते हैं और जब इस बाल्मर सीरीज़ को एक हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से देखा गया, तो यहाँ पर यह पाया गया कि यहाँ पर जब इसके ट्रांजेक्शन होते हैं, ये n बराबर 2 में आपका ट्रांजेक्शन होता है बाल्मर सीरीज़ के लिए, n इजिकल टू 2 में। तो जब n इजिकल टू 3 से जो ट्रांजेक्शन होता है तो इस ट्रांजेक्शन को नाम दिया गया हाइड्रोजन के लिए H अल्फा ट्रांजेक्शन। जब n बराबर 4 से आपका 2 में ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसको नाम दिया गया H बीटा ट्रांजेक्शन। और जब आपका n बराबर 5 से जब आपका ट्रांजेक्शन हुआ है इस n बराबर 2 में, तो ये बाल्मर सीरीज़ में इसको नाम दिया गया हाइड्रोजन का H गामा। आगे और भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर होते हैं, बट यहाँ पर ये पाया गया जब इसको हाई रिजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोमीटर से जब इसको देखा गया बाल्मर सीरीज़ को, तो हमें यहाँ पर जो है ये पाया गया कि जो H अल्फा, H बीटा और H गामा स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स में क्या हो जाती है? यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। जब हम इसको हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर H अल्फा कुछ कंपोनेंट में, H बीटा कुछ ज़्यादा कंपोनेंट में और H गामा उससे भी ज़्यादा कंपोनेंट्स में क्या हो जाती है? यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। बिकॉज ऑफ सबका ट्रांजेक्शन अलग अलग एनर्जी स्टेट से हो रहा है, तो यहाँ पर इनके जो डिवाइड हुए थे उन नंबर ऑफ डिवाइड, जितने स्पेक्ट्रल लाइन डिवाइड होने के बाद मिली थी वो H अल्फा में सबसे कम थी और H बीटा में ये स्पेक्ट्रल लाइन ज़्यादा थी और H गामा में ये स्पेक्ट्रल लाइन और भी ज़्यादा थी। मतलब H गामा जो है ये नंबर ऑफ कंपोनेंट की स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट, यही स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। द फेनोमेनन, और किस चीज़ का फेनोमेनन? टू स्प्लिटिंग द ईच स्पेक्ट्रल लाइन इनटू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन की बाल्मर सीरीज के लिए यहाँ पर जो आपका ईच स्पेक्ट्रल लाइन है ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कब? जब हम इस हाइड्रोजन एटम को हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो इफेक्ट कहलाता है, इस इफेक्ट को हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसकी जो बाल्मर सीरीज होती है, ये बाल्मर सीरीज के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर इसका स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। H अल्फा की स्प्लिटिंग होती है वो 5 कंपोनेंट में यहाँ पर हो जाती है, 5 कंपोनेंट। ठीक है, H अल्फा लाइन बाल्मर सीरीज, उसको जो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो ये आपका 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा का ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इतने हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा जाता है। तो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि H गामा का यहाँ पर कंपोनेंट वो H बीटा ज़्यादा, H बीटा के कंपोनेंट H अल्फा से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये है, जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को वॉच करते हैं, जैसे सपोज करो हम दो तरह से वॉच करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन को। एक तो हम पैरेलल वॉच करते हैं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रखा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वॉच करते हैं, और एक हम इसको वॉच करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वॉच करते हैं। तो जब हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वॉच करते हैं तो यहाँ पर हमें सिग्मा कंपोनेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और अनपोलराइज्ड यहाँ पर हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं। मतलब आपका जो H अल्फा लाइन, H बीटा या H गामा, इनमें तीन किसी की बात कर लें तो यहाँ पर ये सिग्मा कंपोनेंट और पाई कंपोनेंट में यहाँ पर क्या हो जाते हैं? ये डिवाइड हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइंस। अलग अलग बहुत सारे सिग्मा कंपोनेंट और बहुत सारे पाई कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सिग्मा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें,
है ना। जब हम इसको रखते हैं हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल देखते हैं तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस सिग्मा कंपोनेंट और पाई कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। सिग्मा कंपोनेंट जो होता है पैरेलली अगर हम देखते हैं तो सिग्मा कंपोनेंट यहाँ पर हमें बिल्कुल दिखाई देता है इस स्पेक्ट्रम में, और ये कैसा होता है, अनपोलराइज्ड होता है, ये अनपोलराइज्ड होता है। और पाई कंपोनेंट यहां पर प्रेजेंट नहीं होता पैरेलल देखने पर, नॉट प्रेजेंट, है ना, ये प्रेजेंट नहीं होता है पाई कंपोनेंट आपका यहाँ पर। बट हम इसी चीज को जब हम देखते हैं, इसी स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम परपेंडिकुलर देखते हैं, ई के परपेंडिकुलर इसको वॉच करते हैं, तो सिग्मा और पाई कंपोनेंट दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। और दोनों ही प्रेजेंट होते हैं मतलब मुझे सिग्मा कंपोनेंट भी मिलते हैं और मुझे पाई कंपोनेंट भी मिलते हैं। और ये दोनों ही कंपोनेंट कैसे होते हैं, ये लीनियरली पोलराइज्ड होते हैं। ठीक है, कैसे पोलराइज्ड, लीनियरली पोलराइज्ड होते हैं। ये दोनों ही कंपोनेंट हमें दिखाई देते हैं और ये आपके कैसे होते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड होते हैं। तो जो इसमें कंपोनेंट होते हैं वो दोनों साइड में सिमेट्रिक होते हैं, सिग्मा और पाई कंपोनेंट। जो इन स्पेक्ट्रल लाइन में जो मुझे दिख रहे हैं सिग्मा और पाई कंपोनेंट, ये आपका मेन लाइन जो होता है वो तो आपका प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं कहता हूं अगर कि भाई आपका अल्फा जो होता है ये 5 कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है अगर, या आपका बीटा कंपोनेंट ये ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों साइड क्या होते हैं, चाहे हम किसी की भी बात कर लें तो आपका जो मेन जो लाइन होता है, मेन स्पेक्ट्रम होता है वो तो आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो मेन इसके स्पेक्ट्रम तो यहाँ पर प्रेजेंट है और हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मेन स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होने के साथ साथ ये दोनों और क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है। इसके इस तरफ भी हमें यहाँ पर लाइंस दिखती है, इसे अपन बोलते हैं यहाँ पर सिग्मा कंपोनेंट कहते हैं, और इसके इस तरफ भी हमें लाइन दिखती है और ये कहलाते हैं हमारे पास में पाई कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट कैसे होते हैं, यहाँ पर लीनियरली पोलराइज्ड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में ये डिवाइड होते हैं। दो जो इसका सेपरेशन होता है बिटवीन कंपोनेंट ऑफ लाइन इंक्रीजिंग लीनियरली विथ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मतलब ये लीनियरली इंक्रीज होता है। जैसे से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ये कंपोनेंट्स भी क्या होते जाते हैं आपके, लीनियरली यहाँ पर इंक्रीज होते जाते हैं, सिग्मा कंपोनेंट्स एंड पाई कंपोनेंट्स, है ना। और यहाँ पर जब हम 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर तक का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इस कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का जो है यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और ज़्यादा हम और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो यहाँ पर ये डायग्राम बहुत ही आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अलग अलग इन लाइंस को वॉच करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोर्शंस में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सेपरेशन हो जाता है इन स्पेक्ट्रल लाइन का। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ बात करते हैं इस स्टार्क इफेक्ट की। तो स्टार्क इफेक्ट होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स स्टार्क इफेक्ट, 2 टाइप्स स्टार्क इफेक्ट। तो 2 टाइप्स होते हैं इसके। जो पहला स्टार्क इफेक्ट होता है, इस पहले स्टार्क इफेक्ट को भाई हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी इसके बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और इस तरह से हमें यहाँ पर जो है स्टार्क इफेक्ट यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अपन स्टार्क इफेक्ट तो 2 प्रकार से स्टडी करते हैं। एक तो होता है आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट होता है और दूसरा होता है आपका सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट होता है। यदि हम इसकी इंटररिएक्शन एनर्जी की बात करें तो जो आपकी इंटररिएक्शन एनर्जी होती है डेल टी, भाई ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम में इंटररिएक्शन एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में जो हाइड्रोजन एटम की जो इंटर रिएक्शन एनर्जी होती है वो होती है आपकी यहाँ पर जो है डेल टी इज इक्वल टू, ये होती है ए ई प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी ई क्यूब प्लस डी ई की पावर 4, ऐसे यहाँ पर चलता रहता है। यहाँ पर ये ई जो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है ना, या स्ट्रेंथ कह सकते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ हमने लगा रखी है वो। और जो ए बी सी जो आपके यहाँ पर बनते हैं ये आपके कैसे होते हैं, सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। ये इक्वेशन कहाँ से आई कैसे आई उसको हमें स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी क्वालिटेटिव अप्रोच को देखना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है आपका, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट ये क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हम सारी टर्म्स को हम नेग्लिजिबल मान लें
और यहाँ पर जो हाई ऑर्डर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ज़्यादा हेवी नहीं लगा रखा है तो इसको अपन नेग्लिजिबल मान लें, तो यहाँ से डेल टी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इजिकल टू ए ई आता है, ये कह देते हैं। और यहाँ से अपन साइन को इस कॉन्सेप्ट डालते तो डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर ई होता है। मतलब जो इंटररिएक्शन एनर्जी होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इस कंडीशन में जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं इंटररिएक्शन एनर्जी भी बढ़ती जाती है। मतलब आपके कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी यहाँ पर कंपोनेंट्स जो आपका होता है स्पेक्ट्रम का नंबर ऑफ कंपोनेंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। और इसी चीज़ को अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स में सिमेट्रिकली ये डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पर ओरिजिनल लाइन जो होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इन द प्रेजेंट ऑफ ओरिजिनल लाइन। यहाँ पर आपकी जो ओरिजिनल लाइन होती है वो बिल्कुल प्रेजेंट होती है और दोनों ओर सिमेट्रिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्क इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इस जो मिडिल लाइन होती है ओरिजिनल लाइन, तो इसके दोनों ओर हमें दिखाई देते हैं। सेकंड ऑर्डर का स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, तो सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट। तो सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट में क्या होता है कि भाई यहाँ पर हम ये कहते हैं कि स्प्लिटिंग, यहाँ पर अब इस दो टर्म को ले लें यहाँ से, तो डेल टी दैट्स इज इक्वल टू ए इंटू ई प्लस बी इंटू ई स्क्वायर। और बाकी ऑर्डर, बाकी हम हायर ऑर्डर की यहाँ नेग्लिजिबल कर लें तो इंटररिएक्शन एनर्जी अब इन दो टर्म पर डिपेंड करती है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास स्टार्क इफेक्ट आता है उसे हम सेकेंड ऑर्डर का स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, है ना। और यहाँ पर भी स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है ना। और बट ये यहाँ पर क्या होती है, ओरिजिनल लाइन यहाँ भी प्रेजेंट होती है, बट ये जो ओरिजिनल लाइन होती है इस ओरिजिनल लाइन के दोनों, सपोज ये ओरिजिनल लाइन है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं इस तरफ, तो आपके जैसे कि ये 3 कंपोनेंट्स आपके मिल गए यहाँ पर 1 2 3, और इस तरफ आपके 2 कंपोनेंट से मिल पाते हैं ये ओरिजिनल लाइन के दोनों ओर। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होती है किसके, बोथ साइड ऑफ ओरिजिनल लाइन के। तो इस तरह से ये स्टार्क इफेक्ट यहाँ पर कहलाता है। ये हमें मिलता है हमेशा इज लेस देन और इक्वल देन 10⁵ 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर पर, और ये जो हमें मिलता है इज ग्रेटर देन कितने 10⁵ 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर देते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर मिलता है स्टार्क इफेक्ट, ये सेकेंड ऑर्डर का स्टार्क इफेक्ट यहाँ पर कहलाता है। ठीक है ना, और ये ऑब्जर्व किया जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह से अपन स्टार्क इफेक्ट को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्क इफेक्ट यही होता है आपका कि नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं बामर सीरीज के, वो डिवाइड हो जाते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो, और इसी इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, ये इसे स्टार्क इफेक्ट यहाँ पर कहा जाता है। तो ये आपका स्टार्क इफेक्ट था। अब हम यहाँ पर अगले जो बात करते हैं, हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। एक तो होती है आपकी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, ऐसी ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम ईच जो हमारे पास मटेरियल है, ईच एटम है या ईच अपने पास जो भी मैटर है उसका हम स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। तो इसको अपन बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरी जो होती है ये होती है आपकी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, 2 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जब हम कोई भी लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है आपका, और इस लाइट सोर्स से हमें क्या मिल रहे हैं, हमें रेडिएशंस मिल रहे हैं, है ना। जब लाइट सोर्स से आने वाले रेडिएशंस को हम क्या करते हैं, कोई भी एब्सॉर्प्टिव मीडियम, मतलब कोई भी एब्सॉर्प्टिव मीडियम जो एब्सॉर्प्शन कर सकता है, एब्सॉर्प्टिव मीडियम में अपन कोई भी सॉलिड ले सकते हैं, है ना। ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, या ये फिर ये गैस के रूप में भी हो सकता है। तो जब भी किसी सोर्स से आने वाले लाइट को हम एब्सॉर्प्टिव मीडियम में से इसको पास कराते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मीडियम्स अपनी नेचर के अकॉर्डिंग कुछ क्या करते हैं, आपके यहाँ पर कुछ रेडिएशंस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
और इस प्रकार से हमें जो फाइनली इनसे निकालने के बाद, सपोज करो ये सोर्स रख रखा और यहाँ पर मैंने किसी सॉलिड लिक्विड या मीडियम, सॉलिड लिक्विड या गैसीय मीडियम से मैंने इसको गुजार दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर हमें जो आपका लाइटेड पार्ट होता है, इस लाइटेड पार्ट के ऊपर, लाइटेड स्क्रीन के ऊपर हमें डार्क लाइंस यहाँ पर दिखाई देती है। और यही लाइंस क्या होती है, इसी को अपन बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको बोलते हैं अपन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअल में होता क्या है, जब रेडिएशन यहाँ से गुजरता है तो जो भी मटेरियल हमने इसमें रख रखा है उसके जो एटम्स होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, है ना, और कुछ वेवलेंथ को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो वेवलेंथ यहाँ पर एब्जॉर्ब, सपोज करो 1 2 3 4 5 6, ये इतनी वेवलेंथ इसमें से गुजर रही है। अब इस 4 को और 6 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमें स्क्रीन पर क्या होता है, 1 भी हमें मिलता है, 2 भी हमें मिलता है, 3 भी हमें मिलता है और 5 मिलता है। बट ये जो 4 होता है ना, ये हमें नहीं मिलता और नंबर 6 हमें यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये एटम अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है एब्सॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। अगर हम किसी केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड में यही एनर्जी किसके रूप में चेंज हो जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है, मतलब वो भी वहाँ पर हमें एब्सॉर्प्शन ही वहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये जो फोटोन की क्वांटिटी में यहाँ पर जो कमी आती है, जो वेवलेंथ में जो यहाँ डिक्रीजनेस आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो जो डिक्रीजनेस होती है इसको अपन मापते हैं एब्सॉर्बेंस से। एब्सॉर्बेंस से इसको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है कि भाई कितना इसमें कौन कौन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको यहाँ पर जो भी कमी आ रही है, जो भी डिक्रीमेंट इसका आ रहा है, उसको हम एब्सॉर्बेंस से यहाँ पर क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और उसको अपन क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करके हम जो है ले जाते हैं कहाँ पर, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर या किसी भी जो है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और उसको अपन यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। तो ये होता है आपका एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये होता है कि यहाँ पर जब हम किसी भी मटेरियल है ना, कोई भी मटेरियल, वो भी सॉलिड लिक्विड या गैस के रूप में हो सकता है, तो मटेरियल को जब अपन क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर तक इसको हीट किया जाता है। इतना ज़्यादा हीट करते हैं कि ये रेड कलर का हो जाए। रेड कलर का मतलब होने का मतलब ये है कि ये इनकैंसेंस हो जाए, इनकैंसेंस हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब बहुत रेड हो जाए, ये गर्म करते करते, हीट करते करते इतना गर्म हो जाए। और जब हम इससे आने वाले स्पेक्ट्रम को लेते हैं, और इससे आने वाले स्पेक्ट्रम को जब अपन किसी स्पेक्ट्रोमीटर में से पास कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर जो ये डार्क स्क्रीन होती है ना, इस डार्क स्क्रीन पर बहुत सारी लाइट यहाँ पर क्या मिलती है, लाइंस मिलती है मुझे। तो ये लाइट लाइंस यहाँ पर हमें यहाँ मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसको हीट करते तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और जब हम इसको वापस से लाकर इसको रूम टेम्परेचर पे करने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में, या कोई भी एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब लौटता है, तो क्या करता है, कुछ फोटोन को यहाँ से इमिट करता है, और यही फोटोन जो है हमें यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रा जो मिलता है, ये इमिशन स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। लाइट जो आपकी स्क्रीन होती है ना, यहाँ पर फोटोल्यूमिनेसेंस कहते हैं इसको अपन यहाँ पर, और जो लाइट स्क्रीन होती है, उस लाइट स्क्रीन पर मुझे, सॉरी डार्क स्क्रीन जो, डार्क स्क्रीन मुझे बहुत सारी ब्राइट लाइंस यहाँ पर दिखाई देती हैं, और इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। भाई सन के आसपास क्या होते हैं, हम कहते हैं सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इस पर हम ये कहते हैं सारे के सारे जो मटेरियल्स जो भी है ना, जो भी आपके मेटल्स हैं, वो सारी मेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये कैसे फाइंड किया गया, ये इसी स्पेक्ट्रा को देख के फाइंड किया गया कि जब सन से लाइट आया तो सन की लाइट में कुछ तो हमें ब्राइट लाइंस मिली, और कुछ हमें यहाँ पर डार्क लाइन मिली थी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जैसे सोडियम है, सोडियम ने अपनी प्रॉपर्टी के बेस पर कुछ वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लैब में स्पेक्टिकल किया गया, जब सन जैसा लाइट गुजारा गया, सब वेवलेंथ से मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब निकाली गई उसमें से, तो वहाँ पर भी लैब में भी क्या गया, सोडियम में कुछ लाइनें प्रेजेंट नहीं आई, यहाँ पर एब्सेंट आई।
और जब सन से आने वाली लाइट को जब गुजारा गया स्पेक्ट्रोमीटर में से, तो सेम वही लाइंस यहाँ पर भी क्या आई, यहाँ प्रेजेंट नहीं हुई, और हमें डार्क जो लाइट स्क्रीन पर हमें क्या मिली, ब्लैक लाइंस मिली इस तरह से। ठीक है ना। जब आपका सौर इलिप्स होता है, तो सौर इलिप्स में क्या होता है, सन इलिप्स में क्या होता है आपका, सन इलिप्स में यहाँ पर जो पूरी तरह से मून उसको आके ढक लेता है, बट फिर से हम डार्क स्क्रीन पे क्या करते हैं, वापस जब हम इस स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट करते हैं, तो डार्क स्क्रीन पर मुझे क्या मिलती है, बहुत सारी लाइट या ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। मतलब हाई टेम्परेचर पर इन एटम्स ने जिन वेव्स को एब्जॉर्ब किया था, लो टेम्परेचर पर उन्हीं क्या करते हैं, वापस से वो इमिट भी करते हैं। तो इस कारण से मुझे क्या मिलती है यहाँ पर, ब्राइट फ्रिंजेस मिलती। तो ये इमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, जो स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को। अब यहाँ पर एब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा के बाद में यहाँ पर जो आती है इसके ब्लॉक डायग्राम्स आते हैं। तो इसके ब्लॉक डायग्राम्स में क्या होता है, इसके दोनों ही ब्लॉक डायग्राम्स है, चाहे ये हो चाहे वो हो, इसके हम ब्लॉक डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या बनता है, तो ब्लॉक डायग्राम जो इसका बनता है, इस ब्लॉक डायग्राम को बनाना चाहते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास होती है, पहली रिक्वायरमेंट जो होती है यहाँ पर क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो पहली रिक्वायरमेंट में हमारे पास में जो है एक सोर्स होना चाहिए, है ना, एक सुटेबल सोर्स यहाँ पर होना चाहिए, स्टेबल सोर्स होना चाहिए यहाँ पर इसमें एक तो, ठीक है, जो आपका क्या दे सके, रेडिएशन दे सके। तो एक रेडिएशन सोर्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, रेडिएशन सोर्स यहां पर होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि सेकंड रिक्वायरमेंट में यहां पर क्या होना चाहिए, वेवलेंथ सिलेक्टर होना चाहिए आपका। ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहा हूं, ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा भी सही अभी, तो वेवलेंथ सिलेक्टर यहां पर होना चाहिए। कोई भी यहां पर डिवाइस हम यूज कर लेते हैं जिससे हम वेवलेंथ को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वेवलेंथ सिलेक्टर होना चाहिए यहां पर कि भाई इस वेवलेंथ को हम चाहते हैं, बाकी की वेवलेंथ को हम नहीं चाहते, बाकी वेवलेंथ को हटा दें और वही वेवलेंथ को अपन यहाँ सेलेक्ट कर लें। तो सेकंड वेवलेंथ सिलेक्टर होता है इसके ब्लॉक डायग्राम में। थर्ड जो होता है आपका वो होता है सैंपल। सैंपल होता है यहाँ पर, और सैंपल कौन सा होता है कि इस वेवलेंथ को हम इस सैंपल में से क्या कराते हैं, पास कराते हैं। भाई सन की लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ होती है, हम सब वेवलेंथ नहीं लेनी, हम कुछ वेवलेंथ को यहाँ पर ले लेते हैं, बाकी को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो वेवलेंथ सिलेक्टर की हेल्प से ऐसा करते हैं। फिर सैंपल में से इसको पास कराते हैं। जैसे मैंने अभी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बताया था, एक सैंपल आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, तो उसमें से हम इसको यहाँ से निकालते हैं। और फिर यहाँ पर फोर्थ जो इसकी रिक्वायरमेंट आती है वो रेडिएशन डिटेक्टर आता है। रेडिएशन डिटेक्टर की यहां पर हमें जरूरत पड़ती है, जो रेडिएशन को डिटेक्टर, ये रेडिएशन क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कौन से रेडिएशन प्रेजेंट है और कौन से रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ रेडिएशन डिटेक्टर क्या करता है, ये रेडिएशन डिटेक्टर जो है, जो भी हमारे पास सिग्नल आए हैं ना, उस सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यहां पर कन्वर्ट करता है, या और हम कह सकें तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में, इसको किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या कर देता है, इसको चेंज कर देता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। और फिफ्थ जो हमारे पास में ये होता है, फिफ्थ पोर्शन इसका होता है, वो रीड आउट डिवाइस होती है। क्या होती है आपकी, रीड आउट डिवाइस होती है। ये रीड आउट डिवाइस क्या होती है, ये या तो कोई कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है आपकी, ठीक है, या तो एक कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, या फिर ये रीड आउट डिवाइस है, ये हो सकती है आपकी कोई भी कह सकते हैं हम यहाँ पर स्क्रीन हो सकती है कंप्यूटर की, या कोई भी प्रिंटर यहाँ पर हो सकता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम जो है यहाँ पर डिजिटल मीटर यहाँ पर हो सकता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस स्पेक्ट्रम को वॉच कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये मेन इसके इतने पोर्शंस होते हैं यहाँ पर आपके। अब जैसे कि हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें, उसको यहां पर डिस्कस करें, तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ब्लॉक डायग्राम यहां पर होता है। सबसे पहले आपका यहां पर कोई सोर्स होता है, ये सोर्स होता है यहां पर कोई आपका जो वेव को जनरेट करता है। यहां पर जो ये वेव्स जाती है, ये वेव्स जाती है कहां पर, ये आपका होता है वेव सिलेक्टर, वेव लेंथ सिलेक्टर।
ये बना रहा हूँ आपको एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ब्लॉक डायग्राम। वेवलेंथ सिलेक्टर के बाद में यहाँ पर तीसरा पोर्शन क्या होता है, तो तीसरे पोर्शन का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर होता है आपका सैंपल। जैसे कि मैंने सैंपल के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लिक्विड में भी हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं सॉलिड में हो सकता है, या गैस में हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको भेजा जाता है, सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद में भेजा जाता है यहाँ पर डिटेक्टर में। ये डिटेक्टर क्या करता है, ये इस सब चीज़ को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ पर क्या कर लेता है, जनरेट कर देता है। ये इसके बेस पर जैसे सिग्नल आएंगे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके वैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पर जनरेट कर देगा। भाई हम बोलते हैं हमारे बोलने से वो माइक जाते हैं, मोबाइल बात करते हैं तो माइक पे आवाज़ जाती है। माइक क्या करता है, वो भी एक तरह से डिटेक्टर ही होता है। वो हमारे द्वारा जो प्रेशर है, जो भी हीट है जो हमारे मुंह से निकली है, उसको डिटेक्ट करके क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है उसको, जो सामने वाले की आवाज़ तक पहुँच पाते हैं। सामने वाला बोलता है तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती है, हमारे कानों तक आवाज़ पहुँचती है, और जो डिटेक्टर क्या करता है, उन सिग्नल को प्रोसेस करके वो स्पीकर पे लाके उसको सुना देता है, हम आवाज़ सुन सकते हैं। और डिवाइस डिटेक्टर के बाद में यहाँ पर होता है आपका रीडर, या इसको हम बोल सकते हैं रीड आउट डिवाइस। लास्ट डिवाइस जो होती है यहाँ पर रीड आउट डिवाइस होती है, जो मैंने अभी कहा था, है ना, रीड आउट डिवाइस यहाँ पर होती है। और ये रीड आउट डिवाइस क्या करती है, ये रीड आउट डिवाइस इस सिग्नल को इजीली रीड कर लेती है यहाँ पर। और ये प्रिंटर के रूप में हो सकती है, या कोई स्कैनर के रूप में हो सकती है, या कोई आपका बोल सकते हैं कोई कंप्यूटर की स्क्रीन, मॉनिटर आदि हो सकता है, ठीक है ना, या कोई ग्राफ पेपर हो सकता है, उस पर हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है आपका एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है ब्लॉक डायग्राम। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ब्लॉक डायग्राम भी यही होता है। यहाँ पर भी सोर्स होता है, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स होता है ना, वही क्या है आपका, वही आपका सैंपल भी होता है। भाई हम इसी सोर्स को एज ए सैंपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, हमने कहा कि भाई हमने आयरन रॉड को गर्म करके रख दिया, हीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये एक सोर्स का भी वर्क कर रहा है, यहाँ से ये वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, और यही तो सैंपल है जिससे निकल वाली वेवलेंथ को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ये सोर्स ही एज अ सैंपल यहाँ पर वर्क करता है। ये सिग्नल जाता है वेवलेंथ सिलेक्टर में, वेवलेंथ सिलेक्टर उसको डिटेक्टर में भेजता है, डिटेक्टर से हमें रीड आउट डिवाइस में ये सिग्नल हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ब्लॉक डायग्राम हमें यहाँ पर मिलता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसमें हमें जो है ब्राइट जो आपकी स्क्रीन होती है, इस ब्राइट स्क्रीन के ऊपर ब्लैक हमें लाइंस मिलती है। यहाँ पर क्यों मिली है, क्योंकि इस आपके सोर्स ने, सैंपल ने क्या कर दिया है, कुछ वेवलेंथ को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। वो एब्जॉर्ब लाइंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती इसके आउटपुट में, है ना, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, उसकी जगह ब्लैंक मिलेगा, तो ब्लैक लाइन्स हमें मिलेंगी, वो वेवलेंथ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगी। बट इमिशन में क्या होता है, इमिशन में हमें जो डार्क स्क्रीन होती है ना, इस डार्क स्क्रीन पर हमें यहाँ पर बहुत सारी फ्रिंजेस मिलती है, मतलब यह कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर मुझे मिलती है, ब्राइट स्पेक्ट्रम मुझे यहाँ पर मिलता है ना, ब्राइट वेवलेंथ भी कह सकते हैं, वो यहाँ पर मुझे मिलता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इसको रखा था हीट करके, और हीट करने के बाद क्या हो रहा है कि यही उन वेव्स को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है लैम्बडा वेवलेंथ को, और वो हमें यहाँ जाके मिल रही। मतलब लो टेम्परेचर पर जितनी वेवलेंथ को इसने, हाई टेम्परेचर पर जितनी वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया था, लो टेम्परेचर पर उसी वेवलेंथ को क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है। तभी तो हमारा सोर्स और सैंपल इस इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ब्लॉक डायग्राम में एक ही होता है, और हम इसी को यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं, 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम इसको भी यहाँ से अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, बट हम अभी उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मली एब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम की ही बात कर रहे हैं। 2 टाइप्स के ही स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है ना। और जिस हम ये कह सकते हैं मेथड के थ्रू इनको स्टडी किया जाता है, वही मेथड कहलाती है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्हीं मेथड को जो है स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।